हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल्स जो कि बेस्ड होंगे मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीवियस सेशंस में हमने मिरर फार्मूला एंड लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स के कॉन्सेप्ट्स को एकदम डिटेल में जाकर के डिस्कस कर लिया था, समझ लिया था, राइट? तो अब ज़रूरत है इन दोनों ही टॉपिक्स के ऊपर कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल आज ही के इस सेशन में। और बस यही है हमारे आज के इस सेशन का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, हम अपने इस टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहाँ पर हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, चलो आ जाओ। और देखो हुआ क्या है, बातों ही बातों में पहला सवाल आपके सामने आ भी चुका है। तो ज़रा देखते हैं कि ये पहला सवाल हमको क्या बताना चाह रहा है, हमसे क्या पूछना चाह रहा है। आइए, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। ओके, इससे पहले कि मैं सवाल को पूरा पढ़ूं, मुझे यहाँ पर एक चीज़ बेटा रियलाइज़ हो गई है। क्या? कि यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में एक चीज़ तो गिवन है। क्या गिवन है? ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है ना बेटा। कितनी दी हुई है देखो ना, 3 सेंटीमीटर। तो एक काम करते हैं ना, अपन सवाल पढ़ते जाते हैं और जो भी हमें लगेगा कि देखो सवाल में ये दिया हुआ है, ये गिवन है, तो अपन साइड साइड में क्या करते हैं, उन सारी गिवन वैल्यूज़ को अपन लिखते भी जाते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो ऐसा बच्चों कि क्वेश्चन को ना सॉल्व करने का तरीका, सही तरीका एक्चुअली यही होता है कि आप सवाल पढ़ते जाओ और जहाँ जहाँ आपको लगे कि यार देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये गिवन है, तो सारी गिवन वैल्यूज़ को आप लगे हाथ वहीं के वहीं साइड में लिखते जाया करो। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर हमको लगा कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, जो लगा है उसको लिख लेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट को लिख लेंगे। कितनी दी हुई है? 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब इतना, मतलब बहुत बड़ा नहीं है ऑब्जेक्ट, छोटा सा ही है। ठीक है, सो अ 3 सेंटीमीटर टॉल, काहे का टॉल, शॉर्ट लिखना चाहिए है ना। एनीवेज, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ओ माय गॉड, सबसे जरूरी बात, जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है ना कि मैम सवाल तो कर रहे हैं सॉल्व, लेकिन सवाल में कौन सा स्फेरिकल मिरर का इस्तेमाल हुआ है। तो सवाल बोल रहा है कि लो मैं खुद ही बता देता हूँ कि मेरे अंदर, मतलब कि इस केस में कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल हुआ है। तो बेटा क्या करोगे, पहली फुर्सत में जाकर के तुम इस कॉनकेव मिरर को ना अंडरलाइन कर लोगे। अंडरलाइन करना बेटा बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? ताकि जब तुम सवाल को आगे सॉल्व करो ना, तो तुम्हें ये पता रहे कि भैया हमें ये क्वेश्चन को जो ना सॉल्व करना है कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में। साइन कन्वेंशंस जो हमें लगाने हैं ना, वो लगाने हैं कॉनकेव मिरर के रिस्पेक्ट में। बेटा तुमको मैंने पहले ही कहा था कि साइन कन्वेंशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रीवियस सेशंस में मैंने साइन कन्वेंशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दे करके, बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करके तुमको वो चीज़ समझाई थी। क्योंकि जब तक तुम्हें साइन कन्वेंशंस एकदम क्लियर नहीं होंगे ना, तुम इस तरीके के न्यूमेरिकल्स में फंसते रहोगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, झूठ नहीं बोलूँगी। ठीक है, तो वो बच्चा जो सीधे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आ गया और जिसने पिछला वाला लेक्चर नहीं लगाया है बेटा, साइन कन्वेंशंस वाला, तुमसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि तुम सबसे पहले जाकर के जो है पिछला लेक्चर लगाओ, साइन कन्वेंशंस को एकदम अच्छे से समझ करके आओ, और फिर आकर के जो है ना ये न्यूमेरिकल्स वाला सेशन सॉल्व करो। तो देखो मतलब है ना, सवालों को सॉल्व करो तो तुम्हारे लिए जितने भी सवाल यहाँ पर आएंगे ना बेटा, वो इंटरेस्टिंग बन जाएंगे। अगर तुम पिछला लेक्चर नहीं लगाओगे तो फिर तुम्हें लगेगा कि मैम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब सर के ऊपर से निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। चलो, तो हाँ, कॉनकेव मिरर यहाँ पर हमें दिया हुआ है सवाल में, तो हमने क्या करा है, उसको जा करके अंडरलाइन कर लिया है, हाईलाइट कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और गिवन है। क्या गिवन है कि कॉनकेव मिरर से एग्जैक्टली कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बेटा, वो दूरी भी दी हुई है। मतलब कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है। देखो ना क्या बोला जा रहा है, अ 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। तो क्या करें, लिख लें
18 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और भी कुछ दिया है क्या? लो बोलो। फोकल लेंथ भी दी हुई है, फिर बचा क्या? ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है, तो मतलब एक ही चीज़ बची है जो आपसे यहाँ पर निकालने के लिए बोली जाएगी, क्या? इमेज डिस्टेंस, ऑब्वियसली। चलो फोकल लेंथ भी गिवन है कितनी, 12 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस, देखो अभी ना मैं यहाँ पर साइन नहीं लगा रही हूँ, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे ना तो मैं साइन लगा दूंगी, अभी सिर्फ मैंने यहाँ पर वैल्यूज लिखी हैं, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड टू सी अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। सवाल ये है बच्चों कि ये जो कॉन्केव मिरर के सामने अपन ने सो कॉल्ड 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट जो रखा है ना, अरे अपने बेटा ये कॉन्केव मिरर है ना, इसको तुम नाग मत समझ लेना, कॉन्केव ऐसा होता है ना, तो वही मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो सवाल ये है कि कॉन्केव मिरर के सामने हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है, उस ऑब्जेक्ट की हम इमेज को ऑब्टेन करना चाह रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। और अब ज़रा मेरे एक सवाल का जवाब देना, बिल्कुल अपने दिल पर ऐसे हाथ रख करके। तुम ही मुझे बताओ बेटा कि कौन सी ऐसी इमेज होती है, किस तरह की इमेज होती है जिसको कि अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। दो तरह की अपन ने इमेजेस पढ़ी है ना, रियल एंड वर्चुअल। तो बताओ कौन सी तरह की इमेज को अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं? एग्जैक्टली, रियल इमेज, है कि नहीं? यहाँ पर मैं लिख दूँ, स्क्रीन की बात हो रही है, तो 100% जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना मिरर के सामने, उसकी कैसी इमेज बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। देखो रियल इमेज वो होती है मेरे मुन्नो जो मिरर के सामने बन रही होती है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जो इमेज बनती है उसको अपन रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और देखो सीधी सी बात है, जो इमेज हमें दिख रही है कि देखो मिरर के सामने बन रही है, तो उसको तो अपन स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, उसको अपन स्क्रीन पर उतार सकते हैं। बट व्हाट अबाउट वर्चुअल इमेज? वर्चुअल इमेज बेटा बनती है मिरर के पीठ पीछे। पीठ पीछे कहने का मतलब ये है कि बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इमेज, या जो इमेज मिरर के पीछे बनती है उसको अपन वर्चुअल इमेज बोल देते हैं। अब देखो सीधी सी बात है ना कि जो इमेज मिरर के पीठ पीछे बन रही है उसको अपन क्या ही मतलब स्क्रीन के ऊपर जो है ना उतारें। जैसे कि सपोज तुम 3-4 लोगों के साथ खड़े होकर के बात कर रहे थे, गॉसिप कर रहे थे, ठीक है, और फिर तुमने देखा कि यार टाइम हो रहा है, तुम निकल गए वहाँ से। अब तुम तो निकल गए, लेकिन जिन लोगों के साथ तुम खड़े होकर के बात कर रहे थे, तुम्हारे जाने के बाद वो तुम्हारे बारे में क्या बात कर रहे हैं तुम्हारे पीठ पीछे, तुम्हें पता चलेगा क्या? फिर तो वही इमेज जो मिरर के पीठ पीछे बन रही है, यानी कि वर्चुअल इमेज, उसको तुम स्क्रीन पर कैसे उतार सकते हो यार? कहाँ रखोगे स्क्रीन को? दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो वर्चुअल इमेज को अपन कभी भी बेटा स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है इसके ऊपर। रियल इमेज को ही अपन स्क्रीन पर उतार सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो सवाल ये है कि कॉन्केव मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट तो रख दिया है, तो अब मुद्दा यह है कि भाई उसी कॉन्केव मिरर के सामने एग्जैक्टली हम कितने दूरी पर रख दें स्क्रीन, कि स्क्रीन पर उस ऑब्जेक्ट की शार्प एंड रियल इमेज मिल जाए। कहाँ रख दें स्क्रीन को, मतलब मिरर से एग्जैक्टली कितने दूरी पर रख दें हम स्क्रीन को कि स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो बन जाए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इमेज डिस्टेंस यहाँ पर तुमसे पूछा गया है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पर तुमसे पूछा गया है, ठीक है। कुछ और पूछा है क्या? हाँ, ऑल्सो कैलकुलेट हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है तो वो एवं तो नहीं दी हुई होगी, कुछ सोच समझ के दी हुई होगी। क्या सोचा समझा कि भाई ऑब्जेक्ट की हाइट से आप बोल सकते हो कि रिलेट करके आपको इमेज की हाइट भी निकालनी है। तो यहाँ पर आपको बेटा दो चीज़ें निकालने के लिए बोली गई हैं, इमेज का डिस्टेंस एंड इमेज की हाइट। तो एक काम करते हैं ना, अपन सबसे पहले लगा लेते हैं अपन मिरर फॉर्मूला, तो वहाँ से अपने पास इमेज डिस्टेंस तो आ ही जाएगा। आ जाओ, क्या होता है मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। अब क्योंकि मुझे v निकालना है तो मैं काम करती हूँ ना, 1/u को मैं यहाँ ले आती हूँ, मतलब फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा रीअरेंज कर देती हूँ। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। माइनस क्यों समझ में आया ना बेटा? यहाँ पर ये 1/u जो ना प्लस में है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा।
ये मैथ्स देखो मुझे आती है, ऐसा मत बोलना, ठीक है। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सारी यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे, लेकिन उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अभी मैंने यहाँ पर साइन नहीं लगाए हैं, लेकिन जब अपन कैलकुलेशन करने पर आएंगे तो मैं साइन लगा दूंगी, ठीक है। सबसे पहले अपन चलो बात करते हैं ऑब्जेक्ट की हाइट की। तो बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट नेगेटिव में होगी या पॉजिटिव में होगी, मतलब ये 3 सेंटीमीटर के आगे मैं पॉजिटिव साइन लगाऊं या नेगेटिव। तो अपन ने पढ़े हैं ना साइन कन्वेंशंस, नियम पढ़े हैं अपन ने। नियम क्या बोलता है कि भैया ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखना है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम अपने ये जो घर में आईने लगे होते हैं उनके सामने जाकर के तुम ऐसे उल्टे खड़े हो जाओ? ऑब्जेक्ट बेटा हमेशा मिरर के सामने जो है ना, चाहे वो कोई भी मिरर क्यों ना हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन हो, इनफैक्ट आगे जाकर के हम स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे तो उनके सामने भी ऑब्जेक्ट को बेटा हमेशा इरेक्ट पोजीशन पर ही रखा जाता है, अपराइट ही रखा जाता है, सीधा ही रखा जाता है, कभी उल्टा करके नहीं रखेंगे। तो नियम यही बोलता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आएगा, तो जिसके कारण उसकी जो हाइट होगी वो हमेशा अपन कहाँ से नापेंगे, अरे कहाँ से मेजर करेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस से। तो इसीलिए ऑब्जेक्ट की हाइट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, नो डाउट, होने नहीं चाहिए यहाँ पर डाउट कि ऑब्जेक्ट की हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, ठीक है, बी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जहां एक तरफ नियम ये बोलता है कि भाई ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, जिसके कारण उसकी हाइट हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस से नापी जाएगी, वहीं एक नियम ये भी बोलता है कि भाई जो अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हमेशा मिरर के लेफ्ट हैंड साइड पर रखना होगा, बोले तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर रखना होगा। तो जाहिर सी बात है बेटा, यदि ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखा जाएगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा ना मिरर की पोल से, वो अपन हमेशा कहाँ से मेजर करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके। अब क्योंकि यहाँ पर कॉनकेव मिरर है बेटा, है ना, क्योंकि यहाँ पर कॉनकेव मिरर है तो उसकी जो उसकी फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव होगी, क्योंकि बेटा कॉनकेव मिरर का जो फोकस है वो कहाँ आता है, मिरर के सामने, मिरर के सामने मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पर। तो फोकल लेंथ को अपन कहाँ से मेजर करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो फोकल लेंथ पर खुद क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि इसको अंडरलाइन कर लो ताकि तुम साइन कन्वेंशन जो ना सही तरीके से इस्तेमाल कर पाओ। एनीवेज, अब अपन सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट कर देते हैं उनके रिस्पेक्टिव साइन के साथ। तो 1/v तो हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1/f की जगह पे अपन क्या रख दें, -1/12, -1/12, ठीक है। माइनस बेटा ये वाला माइनस ना फॉर्मूले का माइनस है, ठीक है, ये मत करना कि मैम आपने 1/u का ही यहाँ पर साइन रख दिया है, नहीं, 1/u का साइन मैं बाद में रखूंगी, पहले जो फॉर्मूले का नेगेटिव है वो यहाँ पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। अब 1/u की वैल्यू पुट करूंगी मैं, कितनी करूंगी, -1/18, तो ब्रैकेट लगाओ और लिखो -1/18, कर दिया सबने। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। पहली बात तो एक काम करो ना, ये ब्रैकेट खोल दो, तो जैसे ही आप ये ब्रैकेट खोलोगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो नीचे जगह नहीं, ऊपर लिख रही हूँ मैं, 1/v इज इक्वल टू -1/12, ब्रैकेट खोलेंगे बेटा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1/18। क्लियर हुआ सबको। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तुम्हें यदि कॉमन फैक्टर लेकर के सॉल्व करना आसान पड़ते तो तुम वो कर लेना, मेरे को कॉमन फैक्टर लेने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। मुझे जो अपन बेसिक मैथ्स पढ़ते थे ना बचपन से, मुझे उस पर कॉन्फिडेंस है, तो मैं उस हिसाब से सॉल्व करूंगी, ठीक है। चलो 12, 18, 12 में क्या मल्टीप्लाई करें कितना आ जाए, 18 कर दो, -18, प्लस 18 में क्या मल्टीप्लाई करें कि इतना आ जाए, 12 कर दो, तो +12। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी कि 18 में से बेटा क्या करो, 12 निकाल दो, कितना आ जाएगा, 6 बचेगा। तो 1/v इज इक्वल्स टू 6/12 इंटू 18, ठीक है। अब 18 में से 12 हटा दिए, 6 बचा, लेकिन यहाँ पर साइन किसका लेंगे, बड़े नंबर का। 18 और 12 में बड़ा नंबर कौन सा है बेटा, 18, तो उसका साइन यहाँ पर हम ले लेंगे माइनस, ठीक है। अब क्या करेंगे, अरे करो ना सॉल्व, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 कितना होता है बेटा 18, काट दिया। अब क्या बचा, 1/v इज इक्वल्स टू -1/12, 3 कितना होता है 36 होता है, 36। अब ये 1/v तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको बेटा उल्टा कर दो,
रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू -36 सेंटीमीटर। ये आ गया इमेज डिस्टेंस, कितना, -36 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि मैम माइनस, ऑब्वियसली आना ही था माइनस, इमेज डिस्टेंस बेटा नेगेटिव में ही आना था। क्यों, हमने ये पहले ही डिसाइड कर लिया था कि जो इमेज बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। मतलब कि ये इमेज कहाँ बनेगी, मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बेटा इमेज बनेगी। तो अगर इमेज बन रही है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, तो उसका जो डिस्टेंस होगा ना मिरर के पोल से, वो कहाँ से अपन मेजर करेंगे, नेगेटिव एक्स एक्सिस से। तो इमेज डिस्टेंस को यहाँ पे नेगेटिव आना ही था, और यहाँ से ये साबित हो गया, प्रूव होगा कि हमने जो करा है ना सॉल्व, वो बिल्कुल सही करा है। ठीक है, अब एक और चीज़ बोली गई थी, इमेज की हाइट बोली गई थी, जगह नहीं है बेटा, नेक्स्ट पेज पे कर देती हूँ मैं सॉल्व। ठीक है, तो इमेज की हाइट कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के जो अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े ना, दोनों का इस्तेमाल कर लेंगे। क्या क्या अपन ने फॉर्मूले पढ़े मैग्निफिकेशन के, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू -v/u, है ना। मैग्निफिकेशन के अपन ने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, ये तो अपना एकदम बेसिक होता है, इमेज की हाइट बाय ऑब्जेक्ट की हाइट इज इक्वल्स टू, ये दूसरा होता है -v/u। और बेटा ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर्स के केस में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में ना माइनस साइन आएगा, स्फेरिकल मिरर्स के केस में बेटा यहाँ पर माइनस साइन आएगा। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आगे जाकर के अपन पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल लेंसेज के केस में, मतलब जब अपन स्फेरिकल लेंसेज पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर भी आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा, बस वहाँ पर डिफरेंस क्या होगा कि इस नेगेटिव साइन की जगह पे वहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम मिरर्स के केस में नेगेटिव होता है, लेंसेज में होता है, मैम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए तुमको ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि जो अपन मिरर फॉर्मूला पढ़ते हैं, है ना, मिरर फॉर्मूला में बेटा यहाँ पर पॉजिटिव साइन आ चुका होता है। तो फिर जब अपन स्फेरिकल मिरर्स के केस में लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर फिर नेगेटिव साइन आना जरूरी होता है, क्योंकि पॉजिटिव साइन यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है मिरर फॉर्मूला में। तो मिरर में जो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला बनता है, यहाँ पर फिर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, चलो इमेज की हाइट निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई थी 3 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है बेटा। ठीक है, इमेज डिस्टेंस अपन ने अभी भी निकाला है, कितना निकाला है, -36 सेंटीमीटर। ठीक है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे हिसाब से -18 सेंटीमीटर था। जो भी बेटा वैल्यूज पुट करते हो ना, साइन के साथ करना चाहिए। तो सेंटीमीटर से सबसे पहले क्या होगा, सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, नीचे का नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव से कट जाएगा। फिर क्या होगा, इमेज की हाइट इज इक्वल टू, बेटा काम करो ना, 3 को भी यहाँ ले जाओ, तो 3 सेंटीमीटर इंटू -36। देखो ऊपर 2 नेगेटिव साइन थे बेटा, तो एक नेगेटिव नीचे के नेगेटिव से कट गया, लेकिन अभी भी ऊपर एक नेगेटिव साइन बचा हुआ है, बाय 18 कर दो। ठीक है, 3 6 कितना होता है, 3 6 18, और ये कितना हो जाएगा, 6 6 36। तो कुल मिलाकर के इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी, -6 सेंटीमीटर। ठीक है, इमेज की हाइट कितनी आ जाएगी बच्चों, -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आई है, ये माइनस का मतलब क्या है, इमेज की हाइट नेगेटिव में क्यों हो रही, क्योंकि इमेज अपनी कैसी बन रही है, इन्वर्टेड, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी बेटा इमेज, तो उसकी हाइट को अपन कहाँ से नापेंगे, अरे नेगेटिव एक्सिस से ना, तो इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आया है। ठीक है, अब मेरी राइटिंग तुमको सुंदर लगती है तो बेटा एक काम करो, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मतलब तुमसे यदि क्वेश्चन बन गया है, आंसर सही आया है, तो फिर तुम्हें ऐसा स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन बच्चों से सवाल नहीं बना है, कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत हो गई थी, साइन कहीं गलत ले लिया था, जिनसे नहीं बना है वो फटाफट से क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, वीडियो को पॉज करते जाना और स्क्रीनशॉट लेते जाना। और मेरी राइटिंग यदि तुम्हें समझ में ना आए तो फिर तो ये है, इसका भी ले लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, MCQ है, गजब। टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विद अ कॉनकेव मिरर। ओके, यहाँ पर मैग्निफिकेशन आपको ऑलरेडी दिया हुआ है ना, गिवन क्या है बेटा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू +2। अभी अपन इसको डिकोड करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, विद अ कॉनकेव मिरर। ओके, मिरर कौन सा दिया हुआ है, मतलब मिरर कौन सा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया वो भी आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, कॉनकेव मिरर। ठीक है ना,
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आप बोलोगे कि मैम रेडियस ऑफ कर्वेचर देने का क्या मतलब है? अरे जो अपन ने इस चैप्टर में पहला वाला फॉर्मूला पढ़ा था कि फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, इस फॉर्मूले को भी तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना होता है ना। इसीलिए कभी कभी कुछ सवालों में डायरेक्टली फोकल लेंथ ना दे करके आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया जाता है, ताकि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो और फोकल लेंथ निकालो, जैसे कि यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आप निकाल सकते हो यहाँ पे फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी बेटा, 60/2 का आधा कर दो 30 सेंटीमीटर। इजी। ओके, तो पूछा क्या गया है, टू ऑब्टेन अ मैग्निफिकेशन ऑफ +2 विद अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मस्ट बी। ओके, दिया हुआ है सिर्फ आपको बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू और फोकल लेंथ, और पूछा क्या गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। पहली बार देखेंगे क्वेश्चन को तो लगेगा कि मैम ये कैसा सवाल है यार, मतलब ये दो ही चीज़ दी हुई है, मैग्निफिकेशन, मतलब चलो अगर इमेज डिस्टेंस दिया होता है ना और फोकल लेंथ दी होती तो हम निकाल लेते ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लगा करके मिरर फॉर्मूला, लेकिन मैम यहाँ पर तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी हुई है, कहाँ मिरर फॉर्मूला कहाँ मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैम समझ में नहीं आया। आएगा समझ में, चिंता मत करो। ठीक है, चलो आ जाओ। तो गिवन क्या है और पूछा क्या गया है वो समझ में आ गया। अब अपन थोड़ा सा ना इसको बेटा डिकोड करते हैं। मैग्निफिकेशन की जो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है ना +2, इसका मतलब क्या है? देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि मैग्निफिकेशन का जो साइन होता है और जो उसकी वैल्यू होती है दोनों अलग अलग कहानी बताते हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू बताती है इमेज का साइज, है ना, इमेज का साइज कि इमेज एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है। और साइन क्या बताता है, इमेज का नेचर, कि इमेज वर्चुअल है या फिर रियल है। ठीक है, यदि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर होती है तो हम बोलते हैं कि इमेज का साइज कैसा है, सेम है, मतलब जो साइज ऑब्जेक्ट का है ना इमेज का साइज भी वही है। कब? जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 के बराबर होती है। जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो हम बोलते हैं कि इमेज कैसी है बेटा, एनलार्ज्ड है, बड़ी है। और अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी आ गई इसका मतलब क्या, इमेज डिमिनिश्ड है। ये आपको याद हुआ कि नहीं हुआ बेटा? मैंने पहले भी बताया हो, मैंने कहा था नोट्स में बना लेना ये। ठीक है, उसके अलावा यदि साइन पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और यदि मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो नेगेटिव में दिया हुआ है इसका मतलब इमेज कैसी है, रियल है और इन्वर्टेड है, वो तो तुम्हें पता ही है। ठीक है, चलो अब सवाल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू +2। 2 का मतलब क्या है बेटा, 2 और 1 में बड़ा नंबर कौन सा होता है, 2 ना। यानी कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 दी हुई है। मोर देन 1 मैग्निफिकेशन की वैल्यू होने का मतलब क्या है कि इमेज विल बी एनलार्ज्ड। ठीक है, और प्लस, ठीक है, ये जो साइन है ना मैग्निफिकेशन का, प्लस साइन होने का मतलब क्या है कि इमेज क्या होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, मान लो कि सवाल में ऐसा दिया हुआ था, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं कि बताओ मैग्निफिकेशन की वैल्यू डिकोड करके कि इमेज का नेचर क्या है और इमेज का साइज क्या है। तो डिकोड करना आपको आना चाहिए कि अगर वैल्यू मोर देन 1 है मतलब इमेज एनलार्ज्ड होगी, और अगर साइन पॉजिटिव है इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल और इरेक्ट। जैसे कई बार टीचर को जो है 4 नंबर का सवाल बनाना होता है तो वो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है ना ऐड कर देते हैं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। चलो अब क्या करेंगे, अब एक काम करो ना, मिरर फॉर्मूला तो यहाँ पर देखो हमको लगाना पड़ेगा, बिना उसके हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि मैम यहाँ पर इमेज डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ तो चलो हमने यहाँ पर निकाल ली है ना। और यहाँ पर भी देखो बेटा साइन क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना, और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव में ही आती है। तो यहाँ पर हमने वो तो निकाल लिया, मतलब गिवन है एक तरीके से, बट इमेज डिस्टेंस तो नहीं है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर निकालने के लिए बोला गया। तो एक काम करते हैं ना बेटा, इस मैग्निफिकेशन की वैल्यू की मदद से हम इमेज डिस्टेंस को निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे? ये वाला फॉर्मूला आपको याद है ना मैग्निफिकेशन का, -v/u। अरे अभी अभी तो इसको यूज किया था ना, तो याद होना ही चाहिए। मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू -v/u, ये फॉर्मूला होता है। अब एक काम करो ना, मैग्निफिकेशन की यहाँ पर वैल्यू रख दो। कितनी है वैल्यू? +2। तो ये +2 इज इक्वल्स टू -v/u हो जाएगा, राइट। अब एक काम करो, क्या काम करोगे,
यहाँ से ना आप v की वैल्यू निकालो बेटा। भाई तुमको यही दिक्कत है ना, तकलीफ तुमको इसी बात की है ना कि मैम फोकल लेंथ दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने को बोला गया है, लेकिन इमेज डिस्टेंस खुद नहीं दिया हुआ, तो कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से हम वही तो कर रहे हैं, इमेज डिस्टेंस निकाल रहे हैं। मैग्निफिकेशन की वैल्यू रख करके अब हम क्या करेंगे बेटा, u को भी यहाँ ले जाएंगे, u को भी यहाँ ले जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, +2u इज इक्वल्स टू -v बन जाएगा। अब एक काम करो ना, माइनस को भी यहाँ फेंक दो, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी -2u। हो गई तुम्हारी तकलीफ दूर। यही थी ना कि मैम नहीं दिया हुआ इमेज डिस्टेंस, तो देखो ना अब तो मिल गया इमेज डिस्टेंस, कितना है, -2u। अब रखो इसको मिरर फॉर्मूला में, 1/v + 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो 1/v की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, -1/2u। अरे निकाली ना v की वैल्यू -2u, तो बस वही लिख देंगे, 1/v की जगह पे -1/2u प्लस, बेटा ये फॉर्मूले का प्लस है, ठीक है। 1/u की जगह पे अपन क्या लिख देंगे, 1/u की जगह पे 1/u ही लिखेंगे, क्योंकि u की वैल्यू तो हमको निकालनी है ना, पता तो है नहीं, तो बस सिंपल लिख दो क्या, 1/u इज इक्वल टू 1/f की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, -1/30, ठीक है, -1/30। अब इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे सॉल्व, 2u में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इतना आ जाए। आप बोलोगे कि मैम u मल्टीप्लाई कर दो, तो -u प्लस u में क्या मल्टीप्लाई कर दें कि इतना आ जाए। आप बोलोगे कि मैम 2u मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा ठीक है, +2u इज इक्वल्स टू -1/30। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2u में से u हटा दो, कितना बचेगा, u बचेगा। साइन लेंगे बड़े नंबर का, u और 2u में बड़ा कौन है, 2u, तो उसका साइन यहाँ पर हमने ले लिया पॉजिटिव, बाय 2u इंटू u, तो नीचे का u ऊपर के u से कट जाएगा, बचेगा कितना, -1/30। अब क्या करेंगे बेटा, इसको उल्टा कर लेंगे, तो 2u इज इक्वल्स टू -30, 2 को भी यहाँ ले जाएंगे, तो ये बेटा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो u इज इक्वल्स टू -30/2 हो जाएगा। बोले तो u इज इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। हुई ये क्या हुआ, हाँ आ गया वापस। u की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, -15 सेंटीमीटर, ठीक है। यही हमको चाहिए था भाई, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ही निकालने को बोला गया था ना, तो निकाल दिया है। नहीं गिवन थी वैल्यू हमको v की क्लियरली, तो हमने क्या करा, मैग्निफिकेशन की मदद से कैसे तो भी करके हमने यहाँ से v इज इक्वल्स टू -2u निकाल लिया, उसको अपन ने मिरर फॉर्मूला में रख दिया, और देखो अल्टीमेटली क्या हुआ, u की वैल्यू आ गई -15 सेंटीमीटर, खत्म बात। तो क्या करेंगे, ऑप्शन डी को मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब एक काम करो ना, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बेटा वीडियो को ना पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाना, इसको मैं हटा दूं। चलिए सॉल्यूशन, आगे बढ़े मन्नू, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम placed at a distance of 30 centimeter from a mirror is formed on screen placed in front of the mirror at a distance of 60 centimeter from its pole। अगेन यहाँ पर बहुत सारी चीजें बेटा गिवन है, आ जाओ लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम, मतलब कैंडल फ्लेम यहाँ पर क्या है हमारी, अरे ऑब्जेक्ट है ना, तो उसकी इमेज की यहाँ पर कुछ बात की जा रही है। द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम जो कि रखी गई है मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका मतलब बधाई हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर। अगेन यहाँ पर बेटा मैं साइन नहीं लगा रही हूँ, बाद में लगाऊंगी। फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, दोबारा स्क्रीन पर बेटा जो है इमेज को ऑब्टेन किया जा रहा है। इमेज किसकी है, इमेज है कैंडल फ्लेम की, जो कैंडल फ्लेम कहाँ रखी गई है और मिरर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसकी इमेज जो है स्क्रीन पर बन रही है। इसका मतलब अगेन इमेज कैसी है बेटा, इमेज है यहाँ पर लिख लो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। ओके, तो आपको ये भी दिया हुआ है कि जो मिरर है ना उससे आप बोल सकते हो कि 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर
स्क्रीन रखी हुई थी और स्क्रीन पर क्या हुआ है, कैंडल फ्लेम की इमेज बन चुकी है। तो स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। बेटा स्क्रीन और मिरर के बीच के डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आपको इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि आपको इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। कैंडल फ्लेम खुद रखी हुई थी मिरर के पोल से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर और मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर स्क्रीन रखी थी, वहां पर इमेज बन गई है, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पूछा क्या गया है व्हाट इज द नेचर ऑफ द, जो पहले वाले सवाल में बताया गया था वो यहाँ वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इमेज का नेचर क्या है। तो बेटा दिख ही रहा है ना कि इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पर बन रही है। कुछ बच्चे ये घूम जाते हैं कि मैम अब इमेज का नेचर कैसे बता दें हम, तो दिमाग लगाओ ना। जब बोल रहे हैं कि इमेज कहाँ बन रही है? स्क्रीन पर बन रही है, तो और स्क्रीन पर कैसी इमेज बनती है? रियल इन्वर्टेड। और रियल इन्वर्टेड इमेज कौन सा स्फेरिकल मिरर बना पाता है बेटा? सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के तो बेटा बस की ही बात नहीं होती है कि वो जिंदगी में कभी भी रियल और इन्वर्टेड इमेज बना के तो देखे। अरे वो तो क्या होता है कॉन्वेक्स मिरर? एक नंबर का देवदास होता है ना, देवदास मतलब कि DEV, डिमिनिश्ड इरेक्ट, और हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनाएगा। उसके बस की नहीं है वो कभी रियल इमेज बना दे। तो रियल इमेज हमेशा कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। तो 100% यहाँ पे कौन है बेटा? कॉनकेव मिरर ही है। ठीक है, और क्या पूछा गया है? पूछ लो भाई, सब पता है हमें। फोकल लेंथ पूछी गई है तो आसान है ना, मिरर फॉर्मूला लगा करके निकाल लो फोकल लेंथ। और कुछ पूछा गया है क्या? इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 2.4 सेंटीमीटर। अच्छा, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट भी आपको यहाँ पर दी हुई है बेटा। कितनी दी हुई है? 2.4 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, इमेज की हाइट निकाल लेते हैं। स्टेट वेदर द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। मतलब ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल पूछ लिया है। जब पता है कि इमेज स्क्रीन पर बन रही है, इमेज रियल है, तो जाहिर सी बात है वो क्या होगी? अरे इन्वर्टेड ही ना होगी। तो ये वाले सवाल के जवाब तो अपन बिना कैलकुलेशन के भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आज अपन एक काम करते हैं, फटाफट से ये फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, साइन रख लेते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव ही होता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि इमेज स्क्रीन पर बन रही है, इमेज रियल है, रियल मतलब कि मिरर के सामने बन रही है, सामने मतलब कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पर बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या होगा बेटा? नेगेटिव ही होगा। यहाँ पर जगह नहीं है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, -60 सेंटीमीटर ही यहाँ पर अपना होगा इमेज डिस्टेंस। अब अपन क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं यहाँ पर फोकल लेंथ। अच्छा, अब क्योंकि हम यहाँ पर कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, तो जाहिर है बेटा नेगेटिव में ही आनी चाहिए, है ना। जो भी आपका आंसर आएगा ना वो नेगेटिव में ही आना चाहिए। अगर तुम्हारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या? तुमने सही यहाँ पर सॉल्व किया है। और अगर पॉजिटिव में आ गया मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया। आ जाओ, 1/v की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? -1/60 प्लस, ये फॉर्मूले का प्लस है। ठीक है, 1/u की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट मार के -1/30 इज इक्वल्स टू 1/f। अब इसको सॉल्व करो बेटा, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं होगा? -1/60, ओहो हाँ, प्लस माइनस माइनस 1/30 इज इक्वल्स टू 1/f ऑब्वियसली। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जगह नहीं है, मैं वहाँ कर रही हूँ, मैं कॉमन फैक्टर नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो 60 30 60 में क्या मल्टीप्लाई करें, कितना आ जाए? आप बोलोगे कि मैम 30 मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कहा ठीक है, -30 माइनस ये वाला माइनस। ठीक है, 30 में से क्या मल्टीप्लाई करें, कितना जाए? आप बोलोगे कि हम 60 कर दो। मैंने कहा ठीक है चलो, 60 इज इक्वल्स टू 1/f। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस ही ना होता है। तो 60 में 30 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? 90। साइन क्या लेंगे? नेगेटिव। और 60 × 30 नीचे आएगा डिनोमिनेटर में बाय 1/f। अब कुछ कट सकता है क्या? बिल्कुल कटेगा। नीचे का 1 0, ऊपर का 1 0। ठीक है, 3 3 सा कितना होता है? बोलो, 9 होता है। और इसको और अपन काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, क्योंकि 3 2 6 होता है ना, तो ये 0 और आ जाएगा। बचा क्या है? बचा है 1/f इज इक्वल्स टू -1/20। घुमाओ इसको, घुमाओ, तो फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी?
-20 सेंटीमीटर। आई फोकल लेंथ नेगेटिव में कि नहीं आई? मैंने पहले ही कहा था बेटा फोकल लेंथ आनी चाहिए नेगेटिव में, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकाल रहे हैं ना, तो नेगेटिव में आगे इसका मतलब सही निकाला है। ठीक है, अच्छा हाँ, इमेज की हाइट भी बोली गई है, तो कैसे निकालेंगे? वही मिरर फार्मूला नहीं, सॉरी, मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए। जगह नहीं है, आगे कर देती हूँ। इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट -v/u। इमेज की हाइट तो निकालनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट मेरे हिसाब से 2.4 दी हुई है ना, 2.8 है कि 4 है? हाँ 2.4 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कितना है बेटा? ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? -60 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -30 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करो, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, नीचे का नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव से कटा है, अभी दूसरा नेगेटिव यहाँ पर बाकी है। अब क्या करोगे? 2.4 को यहाँ ले आओ, तो इमेज की हाइट इज इक्वल्स टू -60 इंटू 2.4 सेंटीमीटर बाय 30। 0 से 0 कटा, 3 2 जा कितना होता है बेटा? 6 होता है कि नहीं होता? 2 में ये मल्टीप्लाई कर दो, 2.4 कितना जाएगा? 4.8। तो इमेज की हाइट आ जाएगी -4.8 सेंटीमीटर। सवाल एक और तुमसे पूछा गया था ना कि बताओ इमेज जो है वो इरेक्ट बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी? तो इमेज की हाइट क्या आ रही है? नेगेटिव में आ रही है। इसका मतलब क्या? इमेज का बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब कि इन्वर्टेड। ठीक है, तो नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या बताएगा कि इमेज विल बी इन्वर्टेड। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो तुम इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, इसके सोल्यूशन का ले लो। हाँ जी, आगे बढ़ जाएं? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ मिरर इज रियल, इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक ऑब्जेक्ट की बेटा इमेज बन रही है, बना रहा है मिरर, और इमेज बन कैसी रही है? रियल इन्वर्टेड, मतलब कि 100% जो मिरर यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है? कॉनकेव है, क्योंकि बेटा अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सिर्फ कॉनकेव मिरर ही होता है जो रियल इन्वर्टेड इमेज बना पाता है, कॉन्वेक्स की तो बस की ही नहीं होती है ये वाली इमेज बनाना। एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। तो बेटा मैग्निफिकेशन, तो माइनस साइन तो चलो अभी छोड़ो 2 मिनट के लिए, ये 1 का मतलब क्या है? मैंने अभी तुमको थोड़ी देर पहले, आप बोलोगे कि मैम आपने सब कुछ थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया हमको, है ना? बेटा मैग्निफिकेशन की वैल्यू का क्या मतलब होता है ये तुमको मैंने अभी रिवाइज करवाया था कि जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है, इसका मतलब क्या? कि इमेज सेम हाइट की बन रही है एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि अगर मान लो कि 5 सेंटीमीटर तुमने ऑब्जेक्ट रखा था लंबा मिरर के सामने, तो उसकी इमेज की हाइट भी कितनी बन रही है? 5 सेंटीमीटर ही। तो याद करो गजनियों, मेरे प्यारे गजनियों, याद करो वो वाला केस जब कॉनकेव मिरर के सामने अपन ऑब्जेक्ट को रखते हैं और कॉनकेव मिरर क्या करता है? उस ऑब्जेक्ट की जो भी हाइट होती है उसी हाइट की क्या करता है? वो उसकी इमेज भी बना देता है। कौन सा होता है वो बेटा? इकलौता केस। याद करो, जब अपन कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। और कैसी बनती है? सेम साइज की। तो यहाँ पर वही केस की बात की जा रही है। तो 1 का मतलब क्या है कि सेम साइज की इमेज है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज भी कहाँ बनी? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और क्योंकि बोला जाना ना रियल इन्वर्टेड इमेज है, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये तो बता रहा है मैग्निफिकेशन का कि इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड है। ओके, नेक्स्ट पूछा क्या गया है? अच्छा, इफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, वेयर इज द ऑब्जेक्ट प्लेस? अब बोला जा रहा है कि यदि इमेज डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस यदि 40 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? तो भाई हम चिल्ला के यही तो बोल रहे हैं कि भाई जितने मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही क्या हुआ है? ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है।
और उसकी इमेज भी कहाँ बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के मिरर के पोल के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर बेटा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना होगा, उतना ही होगा, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं आंसर इसका, कितना होगा ऑब्जेक्ट, कहाँ रखा जाएगा, 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। बहुत अच्छा सवाल है ये, कि अगर हम कहाँ ले आए, अच्छा इमेज कहाँ बनेगी यदि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ ले आए, 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। मैं ना सबसे पहले यहाँ पर आपको ड्रॉ करके चीज़ों को बताती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखो पहला अपना केस क्या था, जैसे कि ये अपना कॉनकेव मिरर है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये इसका पोल हो गया, ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। थोड़ा दूर बनाती हूँ मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर को बेटा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इमेज भी बनानी है। चलो यहाँ देखो, तो यहाँ पर अपन ने रखा तो ऑब्जेक्ट को, ठीक है, एक इंसिडेंट लाइट रे आई, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, एक इंसिडेंट लाइट रे आई जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस को क्रॉस करती हुई निकल जाएगी। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे आई जो फोकस को ही क्रॉस करते हुए, अरे अब लाइन बनेगी नहीं मेरी सीधी, देखो, दूसरी इंसिडेंट लाइट रे आई जो फोकस को ही क्रॉस करते हुए मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आकर के गिर गई। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और मुद्दा ये है कि यहाँ पर जो है ना, मेरे पास पेंसिल स्केल नहीं है, वरना यहाँ पर सब चीज़ें एकदम सीधी लाइन में बनती। चलो यहाँ देखो, फोकस सपोज यहाँ कहीं बन रहा है, तो जो पहली इंसिडेंट लाइट रे आई ना बेटा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, फोकस को क्रॉस करती हुई निकलेगी। और दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो फोकस को क्रॉस करती हुई आ रही थी, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होकर के निकलेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के, अरे यार चलो, प्रिंसिपल एक्सिस के से पैरेलल ही होकर के निकलेगी। ठीक है, तो एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई, एक रिफ्लेक्टेड रे ये हो गई। देखो दोनों मिल कहाँ रही हैं, दोनों मिल रही हैं यहाँ कहीं। तो मिरर की मतलब जो मिरर है वो ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना देगा बेटा, यहीं बना देगा, मतलब कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन जाएगी। आप बोलोगे कि मैम आपकी तो इमेज आगे बन रही है, बोल तो रही हूँ स्केल पेंसिल नहीं है, इसलिए जो मेरी लाइन है ना वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है। आप स्केल और पेंसिल से बनाओगे अपने नोटबुक पर तो एकदम सही बनेगी। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर यदि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज का बनेगी, वही बनेगी। ठीक है, अब हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस आपको सवाल में ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है, 40 सेंटीमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस आपको गिवन है, ये वाला, और ये डिस्टेंस कितने के बराबर होता है बेटा, अरे सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर नहीं हो जाता क्या। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आपको कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा, 40/2 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऑफकोर्स नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर है तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, नेगेटिव में ही आएगी। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आपको दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर। कैसे हमें पता चला, क्योंकि जब बोला जा रहा है ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही है, और वहां से डिस्टेंस कितना है मिरर से, 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये डिस्टेंस बराबर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर के, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला जा रहा है, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ था मुन्नो, पहले ऑब्जेक्ट था यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, मिरर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को हम 20 सेंटीमीटर कहाँ ले आए हैं, टुवर्ड्स द मिरर। 20 मतलब कहाँ आ गया है बेटा, अब ऑब्जेक्ट आपका आ गया है फोकस पर। जरूरी नहीं है हर बार आप कैलकुलेशन करो, कभी कभी लॉजिकल रीजनिंग भी लगा देनी चाहिए। ठीक है, कि पहले था 40 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब कि पहले कहाँ था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। अब कहाँ आ गया है, 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। भाई इतना डिस्टेंस कितना है, 40 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा,
आधा कितना हो जाएगा बेटा, फोकल लेंथ के बराबर नहीं हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर के बराबर नहीं हो जाएगा। तो यही तो बोला जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स जो है ना ऑब्जेक्ट आ चुका है मिरर से, यानी कि अब ऑब्जेक्ट आ चुका है कहाँ, फोकस पर। तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। यही तो सवाल था ना कि वेयर वुड बी इमेज, वेयर वुड द इमेज इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव्ड 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। तो लिख देना कि 20 सेंटीमीटर यदि हम ऑब्जेक्ट को मिरर के करीब लेकर के आएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, फोकस पर। तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, इमेज बन जाएगी एट इन्फिनिटी। ठीक है, स्टेट रीजन एंड ऑल्सो ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो मैंने आपसे कई बार बोला है, रे डायग्राम जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि बेटा एग्जाम में ना ऐसे सवाल बन जाते हैं कि सिचुएशन तुमको दी हुई है, अब बनाओ इसका रे डायग्राम। तुमको लगता है कि मैम रे डायग्राम तो बहुत ईजी होता है, हमें आते हैं, लेकिन फिर जब बनाने पर आते हैं ना तो फिर बनते नहीं है। तो प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। तो सेकेंड केस का बेटा हमको क्या करना है, रे डायग्राम बनाना है। सेकेंड केस मतलब कौन सा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, फोकस पर आ गया है, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। तो वो वाले केस का आपको रे डायग्राम बनाना होगा। आ जाओ बना देते हैं। कॉनकेव मिरर बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बन गई, पोल बना दो, फोकस बना दो, और बेटा नाप कर, क्योंकि तुम तो कॉपी में बनाओगे तो नाप कर क्या करना, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस वगैरह ड्रॉ करना है ना, नहीं तो फिर क्या होगा, ऐसी गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसी गड़बड़ तुम्हारी बुक कॉपी में नहीं होनी चाहिए, बोर्ड पर तो बेटा मैं स्केल लगा नहीं सकती। ठीक है, चलो। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, फोकस पर आ गया है। पहली इंसिडेंट लाइट रे निकालो, जो कैसी है, ऐसे करो। पहली इंसिडेंट लाइट रे जो ओब्लिकली आकर के मिरर के पोल के ऊपर गिर रही है। अरे पहली इंसिडेंट लाइट रे जो मिरर के पोल के ऊपर आकर के गिर रही है ओब्लिकली, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ना बेटा, वो भी ऐसी ओब्लिकली निकल जाएगी। ठीक है, और एरो बनाने नहीं भूलने हैं, पता चलना चाहिए सामने वाले को कि तुम्हारी ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ये करते हैं, ये हो गई इंसिडेंट, ये हो गई रिफ्लेक्टेड, ये हो गई रिफ्लेक्टेड। तो बेटा लाइट ये है, वो है, इंसिडेंट कौन सी, रिफ्लेक्टेड कौन सी है, ये तुम्हें बताना पड़ेगा। बूझो तो नहीं, जाने नहीं खेलना है हमको, वहाँ पर जाके तुमको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई तुम्हारी क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे जो ओब्लिकली आके गिर रही है मिरर के पोल के ऊपर, और ये हो गई तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे जो ओब्लिकली निकल रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन। दूसरी इंसिडेंट रे, थोड़ा इसके लिए ना मुझे अपने कॉनकेव मिरर को बड़ा करना पड़ेगा, लाइक दिस। दूसरी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आगे गिर रही है कि उसको देख करके ऐसा लग रहा है कि वो मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई आ रही है। दूसरी इंसिडेंट लाइट रे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके गिर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो मानो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करती हुई आ रही है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे के पाथ को रिट्रेस करेगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही क्रॉस करते हुए निकल जाएगी। ये आ गई आपके रिफ्लेक्टेड रे, दो रे आ गई, एक ये एक ये। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ मिलेंगी, इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। अब मुद्दा ये है कि भैया दोनों रिफ्लेक्टेड रे देखो कैसी हैं, पैरेलल है कि नहीं, और पैरेलल रेस कभी नहीं मिलती क्या, इन्फिनिटी पे मिलती है। तो हेंस प्रूव्ड कि इमेज का बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है, चल। अच्छा हाँ, अब क्योंकि यहाँ पर बेटा हमको सिर्फ रे डायग्राम तो चलो बनाना है, लेकिन क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में बनाना है, तो एक काम करो, यहाँ पर 2-3 चीज़ें और मेंशन कर देना। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस बता देना कितना है, 40 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ यानी कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी यहाँ पर मेंशन कर देना 20 सेंटीमीटर, ताकि तुम्हारा जो रे डायग्राम है वो तुम्हारे क्वेश्चन से रिलेट कर पाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये उसी का पूरा सोल्यूशन है, आंसर है ना, ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन थी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 80 centimeter in front of a mirror by keeping the candle flame at a distance of 20 meters from its pole। ये यार सेंटीमीटर और मीटर में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, लेट मी चेक। हाँ, 80 सेंटीमीटर होगा और ये भी सेंटीमीटर होगा बेटा, छोटा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, ये 20 सेंटीमीटर होगा, मीटर नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो अगेन हमारे पास ऑब्जेक्ट है क्या, कैंडल फ्लेम, जिसकी इमेज को बच्चा प्रोजेक्ट करवाना चाह रहा है स्क्रीन पर।
जो कि मिरर से कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 80 सेंटीमीटर पे। मतलब वही है बेटा कि मिरर यहाँ पर कौन सा लगेगा, देखो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ मिरर शुड द स्टूडेंट यूज। अब क्योंकि स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन करनी है तो इमेज रियल होनी चाहिए, और रियल इमेज कौन बना सकता है, सिर्फ कॉनकेव मिरर। तो इसका जवाब होना चाहिए कॉनकेव मिरर। एक बात बताऊं, अभी तो तुमको ये वाले क्वेश्चन थोड़े से आसान लग रहे होंगे कि मैम स्क्रीन पर इमेज बन रही है तो जाहिर सी बात है कॉनकेव मिरर होगा। कन्फ्यूजन आगे जाकर के शुरू होगी जब अपन स्फेरिकल लेंसेज भी पढ़ लेंगे। तो स्फेरिकल लेंसेज में भी देखो तुमको कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज पढ़ने हैं, ठीक है। तो उनमें भी कुछ ऐसे ही केस होता है कि एक लेंस हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, और एक लेंस ऐसा होता है जो मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। बस एक केस ऐसा होता है जहाँ पर वो भी वर्चुअल इमेज बना देता है। तो जब अपन वो पढ़ लेते हैं और फिर जब अपन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो फिर वहाँ से कन्फ्यूजन शुरू होती है। मतलब आपको सवाल ऐसे दिए जाते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसी डिवाइस है जो रियल इमेज बना रहा है, स्क्रीन पर इमेज बना रहा है, तो वहाँ पर शुरू होती है कन्फ्यूजन कि मैम अब तो स्फेरिकल लेंस पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल मिरर अपन ने पहले ही पढ़ लिए हैं, तो अब लेंस है या मिरर है, कौन सा लेंस है कौन सा मिरर है, वहाँ और मज़ा आती है तुम्हारी। ठीक है, चलो तो ये अपना बेटा क्या है, फिलहाल तो कॉनकेव मिरर है। और जो अपन को दी हुई है चीज़ें वहाँ उनको अपन साइड में लिख लेते हैं। अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो कैंडल फ्लेम बेटा जो ऑब्जेक्ट है वो रखा हुआ है मिरर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ पर -20 सेंटीमीटर। अब तो अपन डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, साइन लिख सकते हैं, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस यहाँ पर कितना है, देखो स्क्रीन बोला जा रहा है ना कि स्क्रीन कितने डिस्टेंस पर है मिरर से, 80 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इमेज भी वहीं बनेगी। तो इमेज डिस्टेंस कितना है, -80 सेंटीमीटर। ओके, अब पूछा गया है सबसे पहले कौन सा मिरर इस्तेमाल करें, तो वो हमने बता दिया बच्चे को कि भैया बेटा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव मिरर इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। मैग्निफिकेशन तुम्हें निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा, लगाओगे फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू -v/u। तो ये नेगेटिव बेटा फॉर्मूले का नेगेटिव है, ठीक है। v की वैल्यू तुम यहाँ पर क्या पुट करोगे, -80। देखो साइन कन्वेंशन इसीलिए जरूरी होते हैं, ना सिर्फ मिरर फॉर्मूला लगाने के लिए बेटा, बल्कि मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में भी तुमको जो भी वैल्यूज पुट करनी होती है ना, वो तुम्हें साइन के साथ ही पुट करनी होती है, हमें नहीं लगा सकते हो तुम। बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, नीचे का नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव से कट गया, क्योंकि ऊपर देखो ना बेटा 2 नेगेटिव थे, एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। तो नीचे का नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव से कट गया। अब क्या होगा, 0 0 से कट जाएगा और 2 4 8 सबको पता है, तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4, और साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ये आ गई मैग्निफिकेशन की वैल्यू, -4, ठीक है। 4 का मतलब क्या है, मोर देन 1 है मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मतलब इमेज विल बी एनलार्ज्ड, और माइनस तो मतलब है रियल इन्वर्टेड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर आपसे पूछा गया है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो आप क्या करोगे, आप आराम से v - u कर सकते हो, इमेज डिस्टेंस माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कर दो, तो 80 - 20 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर। भाई देखो ना, कॉनकेव मिरर ये है, इसका पोल ये हो गया, फोकस ये हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। वो बात आपको मेरी याद यहाँ पर याद आनी चाहिए कि मैम आपने बताया था कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाता है मिरर के, जो उसकी इमेज है वो मिरर से दूर होती जाती है, और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नज़दीक आता जाता है मिरर के, जो उसकी इमेज है वो बड़ी होती जाती है। अपन ने पिछले सवाल में देखा था कि जब ऑब्जेक्ट रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज वहीं बनती है और सेम साइज़ की बनती है। फिर उसका नेक्स्ट केस क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, तो उसकी इमेज क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, पीछे चली जाती है इमेज, और फिर कैसी हो जाती है, फिर एनलार्ज हो जाती है। जब तक कि ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर तक नहीं आया होता है,
तब तक उसकी इमेज छोटी ही बनती है ना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होता है तो इमेज बनती है फोकस पर, हाईली डिमिनिश्ड होती है। फिर जब ऑब्जेक्ट आ जाता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज बनती है इन दोनों के बीच में, तब भी डिमिनिश्ड ही होती है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो इमेज भी यहीं बन गई एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इमेज किसी होगी सेम साइज की होगी। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट और नजदीक आया बेटा तो इमेज उसकी खसक गई पीछे और हो जाएगी क्या, एनलार्ज्ड। ठीक है, तो मान लो कि यही केस है अपना, यही केस है सवाल में। ठीक है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर है आई गेस, है ना। और इमेज डिस्टेंस यहां पर कितना दिया हुआ है, 80 सेंटीमीटर। इतना डिस्टेंस आपको पता है ना, इमेज और मिरर के बीच का डिस्टेंस आपको पता है 80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां गया, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस भी आपको पता है 20 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा गया है, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस आपसे निकालने के लिए बोला गया है, ये वाला। तो ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, इतना आपको पता है, इतना डिस्टेंस भी आपको पता है, तो इतने में से इतना माइनस कर दो तो इतना नहीं आ जाएगा क्या, तो 80 माइनस 20 कर दो, कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर। Draw a ray diagram to show the image formation in this case and mark the distance between the object and its image. तो रे डायग्राम ही बेटा आपको बनाना है, मैंने बना ही दिया है, और मार्क करना है आपको डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। तो वो भी मैंने देखो यहाँ पर मार्क कर ही दिया है कि ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट और उनके बीच का ये डिस्टेंस कितना आया है, 60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब, अच्छा चलो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, माइनस वैसे आना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो डिस्टेंस कहाँ आ रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, ये देखो वही रे डायग्राम है, कॉनकेव मिरर है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट कहाँ है देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। आप बोलोगे कि मैम एनलार्ज्ड इमेज तो और भी केसेस में बनती है, कहाँ बनती है मैम, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं तो उसकी इमेज जो बनती है ना, तो वो भी तो एनलार्ज होती है। हाँ बिल्कुल होती है। मैंने, किसने कहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को तुम फोकस पर रखोगे तो उसकी इमेज जो है ना डिमिनिश्ड बनेगी, 100% एनलार्ज बनेगी। लेकिन बेटा जब ऑब्जेक्ट रखा होता है फोकस पर तो उसकी इमेज बनती है कहाँ, इन्फिनिटी पे। तो तुम क्या इन्फिनिटी पे स्क्रीन लेकर के बैठे रहोगे क्या, सवाल में क्या बोला गया था, सवाल में बोला गया था कि इमेज कहाँ ऑब्टेन करी जा रही है, स्क्रीन पर। इमेज डिस्टेंस आपको यहाँ पर, डेफिनेट डिस्टेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, इन्फिनिटी नहीं बोला गया है। तो ये फोकस वाला जो केस है ना, ये आप नहीं उठाओगे कि मैम हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रख देंगे, नहीं, उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के ही बीच में रख पाओगे, इसके अलावा यहाँ पर और कोई केस नहीं बन पाएगा बेटा। बात पल्ले पड़ी, चल तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पर ना इज इक्वल्स टू का साइन लगा लेना, वो दिया नहीं हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं मुन्नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ कैंडल फ्लेम। ये बच्चा जो है, जब देखो तब कैंडल फ्लेम की ही इमेज ऑब्टेन करना चाह रहा है, उसको कुछ और नहीं मिल रहा है क्या। ऑन अ स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर बाय कीपिंग द फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। बेटा कायदे से देखो देखा जाए तो तुम्हें ये जो है ना होमवर्क के तौर पर मिलना चाहिए। अब क्योंकि देखो मैं दिल की अच्छी हूँ इसलिए मैं यहाँ पर तुमको सॉल्व करवा देती हूँ, लेकिन वो बच्चे जो अपने लेवल पर सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं वो उसको एज अ होमवर्क ले सकते हैं। स्किप कर देना ये वाले पार्ट को, और जब सेशन हो जाए उसके बाद में ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना और फिर वापस आकर के इसका आंसर देख लेना कि सही आया कि नहीं आया तुम्हारा, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, देखो बेटा सवाल ये है कि कौन से टाइप का मिरर इस्तेमाल करें। तो जब स्क्रीन पर इमेज को ऑब्टेन करना है, स्क्रीन पर, हाँ स्क्रीन पर यदि इमेज को ऑब्टेन करना है, मतलब इमेज will be real and inverted, and for real and inverted image we have to use concave mirror। तो बताओ इस नादान परिंदे को कि तुम्हें बेटा इस्तेमाल करना होगा कॉनकेव मिरर, ठीक है। Okay, a student wants to project the image of a candle flame on a screen 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। मतलब आपको ये बताया गया है कि स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है ना, ये देखा हो ना, जो स्क्रीन 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब कि स्क्रीन और मिरर के बीच का डिस्टेंस बताया। इमेज डिस्टेंस यहाँ पर आपको बताया हुआ है 60 सेंटीमीटर। माइनस या प्लस, माइनस क्यों, अरे रियल इन्वर्टेड इमेज है ना, मिरर के सामने ही बनेगी इमेज, ठीक है। तो वो
नेगेटिव एक्स एक्सिस पे बनेगी, तो इमेज का डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस से ही नापेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ये तो बेटा नेगेटिव ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। निकालो उसको लीनियर मैग्निफिकेशन, -v/u, ये नेगेटिव फॉर्मूले का नेगेटिव है, ठीक है, -60 बाय -15, नीचे का एक नेगेटिव ऊपर के एक नेगेटिव से कट जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में कि नहीं आई? सब सही चल रहा है ना? ये कितना हो जाएगा, 15 4 जा 60, तो माइनस, अरे ये क्या हो गया, -4, ये आ गया मैग्निफिकेशन। पिछले वाले सवाल में और अगले वाले सवाल में मैग्निफिकेशन सेम ही आया ना? अरे यहाँ पर ना बेटे गड़बड़ी हो गई है, सेंटीमीटर मत लगाना, मैग्निफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब यूनिट नहीं होती है, वैल्यू तो होती है, यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो पिछले वाले केस में भी अपना मैग्निफिकेशन इतना ही आया था ना, आई गेस, है ना, ये देखो -4, यहाँ पर भी वही हो गया, व्हाट अ कोइंसिडेंस। एनीवेज, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज कैसे निकालोगे? वही बेटा 60 - 15 कर देना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद में रे डायग्राम बनाना है, तो रे डायग्राम बनाने के लिए कौन सा बनाओगे? यही वाला बनाओगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन की वैल्यू मोर देन 1 आई है, मतलब इमेज विल बी एनलार्ज्ड, है ना। और एनलार्ज्ड इमेज जो कि स्क्रीन पर ऑब्टेन की जा रही है, वो केवल एक ही केस में बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। तो रे डायग्राम बेटा इस केस में भी वैसा ही बनेगा जो पिछले सवाल में बना था, और इसीलिए इस सवाल को मैं तुम्हें होमवर्क के तौर पर देना चाह रही थी कि सवाल का पैटर्न वही है, बस उसी को मद्देनजर रखते हुए तुम्हें ये वाला भी करना है। और तुम ये वाला करते दौरान क्या करो, रे डायग्राम ड्रॉ करके देखो। मुझे पता है कि नमूने बच्चे क्या करते हैं कि हाँ मैम आप तो बना रही हूँ, हम देख लेते हैं। अरे देखने से क्या होगा, एग्जाम में जब आएगा रे डायग्राम बनाने के लिए ना बेटा, तो मैं वहाँ पर नहीं आऊँगी, या वहाँ पर तुम लिख करके नहीं आओगे कि हमें नहीं आता, हमने तो सिर्फ मैम को बनाते हुए देखा था, हमको देखना आता है, हमको बनाना नहीं आता। नहीं, बनाना पड़ेगा। तो होमवर्क के तौर पर या क्वेश्चन को अपने लेवल पर सॉल्व करो और रे डायग्राम बेटा खुद से बनाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस an image of magnification -1 on a screen placed at a distance of 50 centimeter from the mirror। बहुत ही बेसिक सवाल है बेटा, मैग्निफिकेशन कितना बन रहा है, -1। 1 का मतलब क्या है कि इमेज सेम साइज की बन रही है। इमेज सेम साइज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज भी कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, सेम साइज की बनती है, और इसीलिए मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आ जाती है। माइनस साइन के बता रहा है कि रियल इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। तो ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब कि मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बेटा स्क्रीन रखी हुई है, तो इमेज कहाँ बनेगी, स्क्रीन पर, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी, मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। यानी कि यहाँ पर आपको वही सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ यहाँ से निकाल सकते हो, कितनी आ जाएगी, -25 सेंटीमीटर, इसका आधा कर देना ना, और क्या। Find the distance of the image, find the distance of the image from the object। अब सवाल यह है कि इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना है। काहे का डिस्टेंस, बोलना 0 1 डिस्टेंस। क्यों भाई, एक ही केस होता है कॉनकेव मिरर में जब मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है। जब ऑब्जेक्ट रखा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उसकी इमेज भी वही बनती है, सेम साइज की बनती है, और तभी मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है। और अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे है तो उनके बीच का काहे का डिस्टेंस, 0 डिस्टेंस। नेक्स्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, वो तो निकाल ही लिया था, -25 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। देखो बोला जा रहा है आपसे रे डायग्राम बनाने के लिए, तो तुमको जो मैंने रे डायग्राम ये वाला बनाने को बना के दिया था ना पिछले वाले सवाल में, वैसा ही रे डायग्राम बेटा तुमको यहाँ पर बना के बताना होगा। मैं बार बार कह रही हूँ, देखो कोई किसी चीज़ को यदि तुम्हारा कोई टीचर या तुम्हारे माँ बाप बार बार बोलते हैं, मुझे पता है कि लगेगा कि यार मैम बार बार बोल के हमें ना वो मत करो, परेशान मत करो, लेकिन बेटा बार बार बोलने का मतलब यही होता है कि तुम्हें चीज़ें याद रहें, तुम उस चीज़ की क्या बोलते हैं, सीरियसनेस को समझो, ठीक है। चलो, ऐसा डायलॉग मुझे मेरी मम्मी भी मारती हैं
तो मैंने भी तुम्हें चिपका दिया। एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जोक्स अपार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्फेरिकल मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1। अरे ऑन अ स्क्रीन, अरे ओहो 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 ओहो, गड़बड़ हो गई बेटा। डायग्राम कुछ और है और सवाल वही वाला रिपीट हो गया है। क्या किया जाए? कुछ नहीं कर पाएंगे बेटा, इसको छोड़ना पड़ेगा ना। अब सवाल कहाँ से लेकर के आऊँ मैं? रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। It is desired to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 12 centimeter. What should be the range of distance of an object placed in front of the mirror? क्या बोला जा रहा है कि हम ये चाहते हैं कि हमें एक इरेक्ट इमेज मिले ऑब्जेक्ट की। इरेक्ट बेटा, इरेक्ट है ना, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए है ऑब्जेक्ट की। क्या करें? कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करें क्या? नहीं, बोला जा रहा है कि कॉन्केव मिरर का ही इस्तेमाल करते हुए हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज चाहिए है एक ऑब्जेक्ट की जिसकी फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होगा ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो बेटा देखो ऐसा है, तुमसे रेंज पूछी गई है, एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पूछा गया है, रेंज पूछी गई है डिस्टेंस की। कॉन्केव मिरर मोस्ट ऑफ द केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है। सिर्फ एक लौता ही केस होता है जहां पर वो भी पिघल जाता है और वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं भी बना देता हूँ क्या, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज। वो कौन सा केस होता है? जब अपन कॉन्केव मिरर के सामने उसके पोल और फोकस के बीच में रख देते हैं ना ऑब्जेक्ट को। जैसे कि आपका कॉन्केव मिरर है, ये हो गया उसका पोल, ये हो गया उसका फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब हम उसके पोल और फोकस के बीच में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, तो उसकी इमेज क्या बनती है? मिरर के पीठ पीछे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बोला जा रहा है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस क्या होना चाहिए। अच्छा, फोकल लेंथ यहाँ पर आपको दी हुई है क्वेश्चन में। फोकल लेंथ मतलब कि फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है यहाँ पर कितना? 12 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या होनी चाहिए? रेंज क्या होनी चाहिए भाई? लेस देन 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखना चाहिए आपको ऑब्जेक्ट, तभी क्या हो पाएगा, उसकी इमेज बन पाएगी वर्चुअल और इरेक्ट। इसमें बच्चे ब्लंडर क्या करते हैं? ये सवाल उठाने का मतलब क्या था? बच्चे इसमें ब्लंडर ये करते हैं कि बच्चे जो है ना बोल देते हैं कि मैम 12 सेंटीमीटर तक हमको क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। नहीं बेटा, अगर तुमने मिरर के पोल से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रख दिया ऑब्जेक्ट को, मतलब कि तुमने कहाँ रख दिया ऑब्जेक्ट को? फोकस पर। और अगर फोकस पर रख दिया तो फिर तो इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे, रियल इन्वर्टेड। तुम्हें तो वर्चुअल और इरेक्ट चाहिए है ना, तो 12 सेंटीमीटर से बेटा कम डिस्टेंस पर ही तुम्हें ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा, अदरवाइज तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट फोकस पर ही आ जाएगा और फिर उसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बन पाएगी, वर्चुअल नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो लेस देन 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे? रखेंगे ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट, विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट? ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो इमेज देखो एनलार्ज्ड ही बनेगी और फिर तुमको है ना एनलार्ज ही बनेगी, लार्जर बनेगी, और तुमको रे डायग्राम देखो फिर से यहाँ पर बना के बताना पड़ेगा। तो आधा तो बना ही चुके हैं, आधा और बना देते हैं। आ जाओ। अरे ये तो मिट क्यों रहे हो भाई, ये हटा दो। पहली इंसिडेंट रे जो ओब्लिकली आकर के गिरेगी मिरर के पोल के ऊपर, रिफ्लेक्टेड रे ओब्लिकली निकल जाएगी। दूसरी इंसिडेंट रे जिसको देख करके ऐसा लगेगा कि मानो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्रॉस करते हुए आ रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिर रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे उसी के पाथ को रिट्रेस करती हुई निकल जाएगी। अब देखो तुम्हारे पास दो रिफ्लेक्टेड रे हैं, एक ये, लेकिन दोनों डाइवर्जिंग है, आगे नहीं मिलेंगी। इनको अपन को एक्सटेंड करके मिरर के पीछे मिलवाना पड़ेगा। तो ये देखो, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे गई, ये ऐसे गई, दोनों रिफ्लेक्टेड रे मिरर के पीछे कहीं यहाँ आ जा करके मिल रही हैं। तो यहीं पर क्या होगा बेटा? इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ इट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर? अच्छा, अब बोला जा रहा है कि अब इमेज कहाँ बनेगी यदि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख देंगे? मिरर से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रख देंगे। 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखने का मतलब क्या है? फोकल लेंथ आपको दी हुई है मिरर की कितनी? 12 सेंटीमीटर। तो यहां से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हो, है ना। फोकल लेंथ है 12,
2 को यहाँ ले जाओ तो इंटू 2 इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया 24 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर आने का मतलब क्या है बेटा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस आ गया कितना, 24 सेंटीमीटर। आपको पहले दो केस समझ में आ गए ना। पहला सवाल ये था कि कितना रेंज ऑफ डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट का ताकि हमें वर्चुअल इरेक्ट इमेज मिले, तो हमने कहा कि भाई लेस देन 12 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे आपको रखना होगा मिरर के पोल से ऑब्जेक्ट को, तब जाकर के इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। दूसरा क्या था कि इमेज लार्जर होगी या स्मॉलर, हमने कहा लार्जर ही होगी। रे डायग्राम बनाओ, हमने बना दिया। तीसरा केस क्या है कि यदि अब हम ऑब्जेक्ट को मिरर से 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, और इसका भी आपको रे डायग्राम बनाना होगा। तो बेटा देखो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस का मतलब क्या है, फोकल लेंथ आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है, यहाँ से आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू निकाल लेते हो कितनी, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर। बेटा मतलब इसका ये डिस्टेंस कितना आ गया आपका, 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर मतलब ये कि आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। बोलते रहे कि अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, मिरर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, और मिरर से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है कौन, उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। वहीं पर तुमने दे मारा ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी, वहीं पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी। और रे डायग्राम तुम्हें उसका बना के देखना होगा, जो पिछले सवाल में तुमको मैं बना के दिखा चुकी हूँ। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर दिस सिचुएशन ऑल्सो टू जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, आगे हमको बात समझ में, ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमको रे डायग्राम बनाना आता है, ऐसा बनेगा। ठीक है, और जस्टिफाई करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, मिरर फॉर्मूला लगा देंगे और कुछ इस तरीके से v की वैल्यू भी, मतलब इमेज डिस्टेंस भी यहाँ पर हम निकाल लेंगे कितना, -24 सेंटीमीटर। लगा देंगे मिरर फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तुमको 1/v निकालना है तो 1/f माइनस 1/u कर देना। 1/f कितना हो जाएगा, 1/f की जगह पे तुम क्या रखोगे, -1/12 सेंटीमीटर, और 1/u की जगह पे -24 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, इमेज डिस्टेंस -24 सेंटीमीटर। क्योंकि जस्टिफाई करने के लिए बोला गया है, तो बेटा जस्टिफाई तो हमें कैसे करना पड़ेगा, कहाँ है ना, ये देखो, जस्टिफाई द सिचुएशन विद योर आंसर। तो जस्टिफाई करने के लिए मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मैं वही सोच रही थी कि अभी तक कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर सवाल क्यों नहीं आया। वेयर द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। एक ऑब्जेक्ट को बेटा कॉन्वेक्स मिरर से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, और इस केस में मैग्निफिकेशन कितना आया है, 1/2 आया है। तो अब सवाल ये है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कहाँ रख दें ऑब्जेक्ट को कि नेक्स्ट केस में मैग्निफिकेशन कितना आ जाए, 1/3 आ जाए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों वैल्यू से क्या आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो। जैसे अपन ने इसी सेशन में पहले एक सवाल अपन ने देखा था ना, शायद दूसरे नंबर का सवाल था, जहां पर मैग्निफिकेशन की वैल्यू और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अपन ने क्या करा था, वो नहीं ऐसे ही तो कुछ था ना, अच्छा वहाँ पर फोकल लेंथ थी, वेरी सॉरी। तो वैसे ही यहाँ भी आप कुछ मतलब रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करो बेटा, फोकल लेंथ निकालने की मतलब अगर आप कोशिश करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ एक ऐसी चीज़ है जो मिरर की, चाहे कोई भी स्फेरिकल मिरर क्यों ना हो, वो उसकी सेम रहेगी। मतलब आप उसके सामने ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पर रख सकते हो, उस हिसाब से मैग्निफिकेशन की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, लेकिन फोकल लेंथ एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा सेम रहेगी। तो दोनों केसेस में सिमिलैरिटी क्या है, फोकल लेंथ। तो एक काम करो ना, इन गिवन वैल्यूज से आप क्या करो, फोकल लेंथ निकालने की कोशिश करो। ठीक है, देखो कुछ इस तरीके से मैग्निफिकेशन, अरे यहाँ पे स्मॉल m होना चाहिए बेटा, कैपिटल M नहीं होगा, स्मॉल m होगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है, +1/2, वो लिख दो, और इसका फॉर्मूला लगा दो। भाई होता है ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, -v/u रख दो, यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1/2 इज इक्वल्स टू -v/u। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलरेडी तुमको यहाँ पर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पर तुमको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बेटा
इस फॉर्मूले में खटाक से रख दो क्या, u की वैल्यू, तो 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय माइनस, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव होता है, -60। तो इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव से कट जाएगा, 60 को यहाँ ले जाओ तो 60/2 इज इक्वल्स टू वी, तो कितना हो जाएगा, आधा, यानी कि v इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। आप बोलोगे कि मैम इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव में क्यों आ गया, आना ही था, क्योंकि बुड़बक हमारे पास है क्या, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है जो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। इमेज हमेशा कहाँ बनती है, मिरर के पीछे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, समझे। तो इसलिए इमेज का डिस्टेंस अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही यहाँ पर नापेंगे, तो जाहिर है यहाँ पर इमेज डिस्टेंस बेटा पॉजिटिव में ही आना था। तो मैग्निफिकेशन का यहाँ पर हमने फॉर्मूला इस्तेमाल करा, u की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता थी, तो यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, कितना आ गया, -60। तो v की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, +30 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, लगाएंगे, मतलब निकालेंगे मिरर फॉर्मूला, लगाएंगे मिरर फॉर्मूला और निकालेंगे फोकल लेंथ। So 1/f is equals to 1/v plus 1/u। 1/v की जगह पे क्या रख देंगे, +1/30, ये प्लस फॉर्मूले का प्लस है, ठीक है। 1/u की जगह पे क्या रख देंगे, -1/60। अब करो इसको सॉल्व, ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/30 -1/60 कॉमन यहाँ पर अपन ले सकते हैं। इतनी मैथ्स तो मुझे आती है, ठीक है। 30 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 60 आ जाए, 2 कर दो। 60 में क्या मल्टीप्लाई करेगी, 60 आ जाए, 1 कर दो, 2 में से 1 माइनस कर दो, 1/60। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई है बच्चों, फोकल लेंथ आ गई है 60 सेंटीमीटर। नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर है ना, फोकस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर लाई करता है, तो फोकल लेंथ इसकी भी हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। आ गई फोकल लेंथ। अब क्या बोला जा रहा है, मैंने आपसे पहले कहा था कि आप दोनों केसेस में जो चीज़ कॉमन रहेगी वो है मिरर की फोकल लेंथ, तो आप वो निकाल लो। तो अपन ने निकाली, कितनी निकाली बेटा, 60 सेंटीमीटर निकाल ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे की कार्यवाही कुछ इस तरीके से करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे की कार्यवाही हमें कैसे करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में ये बोला गया है कि भाई अब बताओ कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू ये 1/3 आ जाए। तो एक काम करते ना, मैं यहीं पर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ। अब हमको मैग्निफिकेशन की वैल्यू चाहिए है 1/3। हमने फोकल लेंथ निकाल ली है, कितनी निकाल ली है मैं भूल गई, 60 सेंटीमीटर हमने अपने जो कॉन्वेक्स मिरर है बेटा उसकी फोकल लेंथ हमने निकाल ली है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैग्निफिकेशन की वैल्यू ऐसी आनी चाहिए कि 1/3 हो जाए, मतलब ऑब्जेक्ट को आपको कुछ ऐसे रखना है अपने कॉन्वेक्स मिरर के सामने कि मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/3 आ जाए। तो आप क्या करेंगे, एक काम करो ना, यहाँ से तुम v की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से तुम v की वैल्यू निकालो। ये कुछ वैसा ही केस बन गया है बेटा जैसा कि अपन ने क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व किया था, कुछ वैसा ही बन गया है, ठीक है। तो लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का, 1/3 इज इक्वल्स टू -v/u, है ना। अब यहाँ से v की वैल्यू निकाल लो, तो u को यहाँ ले जाओ, तो u/3 इज इक्वल्स टू -v, माइनस को भी यहाँ पर टक दो, तो कितना आ जाएगा, v इज इक्वल्स टू -u/3, ठीक है। ये आ गई v की वैल्यू, इमेज डिस्टेंस -u/3। अब अपन क्या करेंगे, वही जो अपन ने सेकेंड वाले क्वेश्चन में किया था, लगा देंगे अपन अब मिरर फॉर्मूला। आ जाओ, इसको मैं हटा दूं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ निकालने के लिए बेटा मैंने इसीलिए कहा था क्योंकि आपको नेक्स्ट केस में, मतलब ये वाले केस में आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना था, इमेज डिस्टेंस आपको दिया नहीं गया था, तो कम से कम फोकल लेंथ तो पता हो, तो वो अपन ने निकाल ली, कितनी, 1/60, मतलब 1/f की जगह पे अपन क्या रख देंगे, 1/60। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, इज इक्वल्स टू 1/v की जगह पे अपन क्या रख देंगे बेटा, देखो v की वैल्यू कितनी है, -u/3, तो 1/v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस तो आएगा ही, मतलब 1/-u/3।
भाई v की वैल्यू यहाँ पर हमने कितनी निकाल ली है, -u/3, तो 1/v की जगह पे अपन क्या रख देंगे, 1/-u/3 प्लस 1/u, तो 1/u ही रहेगा। ये तो हमें पता ही नहीं है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें पता ही कहाँ है, पता होता तो फिर बात ही क्या होती, वही तो निकालना है। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये ऐसे उल्टा होकर के ऊपर चला जाएगा, तो 1/60 इज इक्वल्स टू माइनस बेटा ये 3/u हो जाएगा प्लस 1/u। आई ना बात समझ में, ये ऊपर जाकर के उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो जाएगा 1/60 इज इक्वल्स टू -3/u प्लस 1/u। अब तो मतलब क्या ही बचा सॉल्व करने के लिए, देखो इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो -3 + 1 मतलब माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 में से 1 माइनस कर दो, बचेगा कितना 2, तो कितना हो जाएगा 1/60 इज इक्वल्स टू 3 में से 1 माइनस करो तो 2 बचा, और जो बड़ा नंबर होगा उसी का हम साइन लेंगे, तो 3 बड़ा नंबर है तो उसका अपन ने साइन ले लिया क्या, -/u तो रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, u को यहाँ ले जाएंगे और 60 को यहाँ ले जाएंगे, तो u इज इक्वल्स टू है ना, क्रिस क्रॉस कर देंगे अपन, तो -2 × 60, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 60 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 120, -120 सेंटीमीटर। और यही हमें चाहिए था, इतनी देर से जो हम मेहनत कर रहे थे उसका नतीजा आ चुका है, हमें हमारे सवाल का सही जवाब मिल चुका है, एंड दैट इज -120 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, आप बोलोगे कि मैम कॉन्वेक्स मिरर है तो क्या हुआ, नियम क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही रखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, मतलब आखिरी सवाल था और इकलौता सवाल था कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, तो वर्थ इट था, नहीं अच्छा लगा सवाल को सॉल्व करके। एक बार फिर से मैं आपको रीकैप इसका दे देती हूँ। हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था जिसके बेसिस पर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू कितनी आई थी 1/2। अब नेक्स्ट केस में हमको ये बताना था कि अब हम कहाँ रखें ऑब्जेक्ट को कि मैग्नीफिकेशन 1/3 आ जाए, तो इसके लिए हमने क्या करा, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने फोकल लेंथ निकाली, क्योंकि दोनों केसेस में फोकल लेंथ तो सेम ही रहेगी, तो कैसे निकाली, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, वैल्यू रखी और यहाँ पर हमने u की वैल्यू रख दी, तो v की वैल्यू कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर, यानी कि जब ऑब्जेक्ट रखा होगा कॉन्वेक्स मिरर के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इमेज का बनेगी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ से फिर अपन ने क्या करा, मिरर फॉर्मूला लगा करके निकाली हमने मिरर की फोकल लेंथ। फिर हमने क्या करा, वही जो सेकेंड क्वेश्चन में किया था कि एक बार फिर से मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली -u/3, और इस वैल्यू को हमने मिरर फॉर्मूला में रख दिया, तो अल्टीमेटली u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -120 सेंटीमीटर। कूल, चलो तो मुन्नो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब अपन मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बेटा मैं आपको बस इतने ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बहुत ही सारे हैं, पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरफ है ज़्यादा, और क्योंकि हमें सिलेबस को भी आगे बढ़ाना है तो अपन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सिलेबस को भी थोड़ा सा अपन आगे बढ़ाएंगे। तो अगले सेशन में हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक अपन पढ़ेंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम बात करेंगे अब अगले सेशन में रिफ्रैक्शन की, क्योंकि अब रिफ्लेक्शन तो पूरा खत्म हो गया, स्फेरिकल मिरर्स हो गए, मिरर फार्मूला हो गया, मैग्नीफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, न्यूमेरिकल्स भी अपन ने सॉल्व कर लिए। तो अगले सेशन में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन क्या होता है वो समझा दूंगी, और फिर स्फेरिकल लेंसेज और रिफ्रैक्शन वो सब अपना चलता रहेगा, ठीक है। तो इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे कहाँ, अपने अगले सेशन में। अच्छा हाँ, उसके पहले एक बात बता दूँ, हमारा अब नीट चैनल भी आ चुका है डेफिनेट सक्सेस का, तो वो बच्चे जो नीट की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो डेफिनेटली हमारे नीट चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज़ का गाइडेंस मिलेगा नीट प्रिपरेशंस के लिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।